सबको नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे पर्यावरण में, यानी टेट एग्जाम में जो पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। और साथ में इसमें चर्चा करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण सहायक सामग्री की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, उससे संबंधित प्रश्न का भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न में देखिए, कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय, खाली स्थान दिया हुआ, यानी किसको छोड़ करके, है ना, निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ऑप्शन देखिए, आलोचनात्मक चिंतन, यानी चिंतन आलोचनात्मक होना चाहिए और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, ठीक है। बी में है बच्चे की अस्मिता, यानी व्यक्तित्व का पोषण करने। और सी में है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान श्रेष्ठता को स्वीकार करने में। और डी में है पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ सी, इसका देखिए ऑप्शन देखने से स्पष्ट होता है कि आंसर सी ही होना चाहिए। यानी बालक को वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में वांछनीय अभ्यास यहाँ नहीं है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिक्षक को बालकों की अस्मिता, यानी व्यक्तित्व के पोषण, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने तथा बालकों का आलोचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान के लिए क्षमता का संवर्धन करने हेतु अभ्यास देने चाहिए। इन सभी क्रियाकलापों से बालक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा तथा वास्तविक अवलोकन कर सकेगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न में, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यहाँ नहीं होनी चाहिए। यानी जो यहाँ पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में, मैंने पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक की यहाँ कौन सी विशेषता नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, जो हो सकता है, ठीक है। बी में फिर देखिए, यह वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी हो सकता है। यानी यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये नहीं होना चाहिए। और डी में है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करके, यानी एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, जो हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हमको कहा गया है कि यहाँ कौन सी विशेषता नहीं होगा, स्पष्ट है, इसका आंसर सी होगा। यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती है। ऑप्शन यहाँ फिर देखिए, यहाँ कहता है कि यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को भी पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को शामिल करती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में ज्ञान सीमित हो जाता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो विद्यार्थियों में ज्ञान सीमित हो जाएगा तथा उनमें चिंतन का विकास, यानी उसमें जो थिंकिंग पावर है उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। यानी सीमा कोई लड़की है जो कोई पाठ को भी पढ़ती है और उसको रट लेती है, उसको सीख भी लेती है। जबकि लीना चर्चा एवं इसको है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी मस्तिष्क उद्मोलन द्वारा प्रत्येक पाठ को समझती है, यानी गहराई से अध्ययन करती है और उसको पूरा कंसेप्ट के साथ उसको समझती है। यह फिर स्थान खाली दिया हुआ है, ठीक है, खाली स्थान दिया है कि क्रियात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करती है। यानी यह कौन से विकास हो रही, विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करती है। ऑप्शन देखिए, यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यानी जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा निरंतरता, एवं डी में है अंतः संबंध। तो इसका आंसर यहाँ ए होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं। यानी प्रश्न में दिया गया, यहाँ पर देखिए कि प्रश्न में दिया गया यहाँ जो वर्णन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करती है। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एकदम सही है कि कोई भी जीव है, कोई भी व्यक्ति है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, चाहे उसमें वह जुड़वा बच्चे या एक ही माता पिता के संतान क्यों न हो। ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही हमें अन्य व्यक्तियों से अलग करती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। इसी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण यहाँ सीमा पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और जो चर्चा के द्वारा सीखना चाहती है, डिस्कस करना चाहती है, और इसी के द्वारा वह ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है।
पाठ को याद करने का अच्छा तरीका यहाँ लीना का है, जो कंसेप्ट के साथ पढ़ती है, ठीक है, जो उसके अधिगम को अस्थायित्व प्रदान करेगा, यानी जो भी वो सीखेगी उसको लंबे समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य यानी जो असाइनमेंट जमा नहीं कराता है, यानी जो उसको असाइनमेंट मिलता है वह जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है, यानी कौन सा वैसा उपाय हो सकता है। ऑप्शन देखिए, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, दूसरा उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, या अनियमितता के कारण पता करना तथा समीर को परामर्श देना, और डी में है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो यहाँ इसका स्पष्ट है, आंसर होना चाहिए सी, यानी यहाँ समीर की समस्या से निपटने का यहाँ सबसे अच्छा विधि है, यानी उसका सुधारात्मक उपाय उसकी जो अनियमितताएं होता है उसके कारणों का सबसे पहले जानेंगे, यानी उसके कारण का सबसे पहले पता कर लगाएंगे और उससे उसकी उस समस्या से निपटने के लिए उसको हम लोग एडवाइस करेंगे, है ना, उसको सलाह देंगे, परामर्श देना, ठीक है। समीर अपने असाइनमेंट कार्य यानी दत्त कार्य को समय पर नहीं कर पाता है, अतः अध्यापक को उसकी समस्या को समझना होगा, यानी किस कारण से वह अपना असाइनमेंट जमा नहीं कर पा रहा है समय पर, उसके बाद ही उसे उचित परामर्श देना चाहिए। पहले उसको कारण जान लेना होगा कि किस कारण से वह असाइनमेंट नहीं लिख पा रहा है, समय पर नहीं जमा कर पा रहा है, उसको पहले उसके क्या कारण है उसको जानना है, उसके बाद उसी के अनुसार उसको सलाह देना है। आगे देखिए, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, यानी जो एवरेज से कम वैसे 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा, यानी उसको अन्य विद्यार्थियों के लेवल में पहुंचाने के लिए कौन सी रचना यानी कौन सी विधि अपनानी होगी। ऑप्शन देखिए, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों में, यानी उसके जो अधिगम यानी सीखने का जो कमज़ोर क्षेत्र है उसको सबसे पहले पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ठीक है। फिर आगे कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। आगे फिर कहता है कि उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त असाइनमेंट कार्य देना, या डी में है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो इसको देखिए यहाँ ऑप्शन पढ़ने से क्लियर है, इसका आंसर ए होगा, यानी एक कक्षा में औसत से कम वाले जो 4 विद्यार्थी हैं, है ना, यानी विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के इक्विवेलेंट में यानी उसके समकक्ष में लाने के लिए शिक्षक को उसके औसत से कम रहने के पहले जो कारण है उसको सबसे पहले खोजना चाहिए और अन्य विद्यार्थियों से उनकी तुलना करके यानी उसको उचित समाधान उसका निकालना चाहिए, यानी जो तेज विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करके उसको समझाएंगे कि देखो ऐसे करने से तुम भी पढ़ सकते हो, और इस तरह से उसको समाधान निकालना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद, यानी श्वसन प्रकरण को पढ़ाने के बाद, श्वसन टॉपिक को, रेस्पिरेशन टॉपिक को पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं, यानी सांस लेना और श्वसन के बीच में जो डिफरेंस है उसको नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है, यानी किस कारण से ऐसा हो सकता है। ऑप्शन देखिए, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या फिर विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या सी में शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, और डी में है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकती, ठीक है। तो और इसका स्पष्ट आंसर यही है, यानी ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। विज्ञान शिक्षिका कक्षा में श्वसन प्रकरण की प्रभावी तरीके से व्याख्या नहीं कर सकी, इसलिए अधिकांश विद्यार्थी श्वसन एवं श्वास लेने के बीच का जो अंतर है उसको नहीं समझ सके, ठीक है। इसके लिए शिक्षिका को श्वसन और सांस की संकल्पना को उचित विधि से पढ़ाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी दोनों जो कंसेप्ट हैं यानी दोनों संकल्पनाओं को भली भांति समझ जाएं और उनमें अंतर करना सीख जाएं। और इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 विशेष आवश्यकता वाले
होते हैं। यानी ये बात भी सही है कि प्रत्येक कक्षा में कुछ न कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्पेशल नीड्स के होते हैं, यानी विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, निःशक्त बालक होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी होते हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ ही वह बच्चा उसके साथ पढ़ता है। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन कर रहा है? यहाँ पर समवयस्क शिक्षा का, या प्रतिपूरक अधिगम का, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर समावेशी शिक्षा का? तो स्पष्ट है, इसका आंसर होगा यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ कक्षा में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी विकलांग बच्चे भी और अन्य बच्चे एक साथ करते हैं। इन बच्चों में सामान्य, विशेष आवश्यकता वाले, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग, प्रतिभाशाली बच्चे, मंदबुद्धि प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। समावेशी कक्षाओं में शिक्षण के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षण कर सके। ठीक है, यहाँ पर हमको देखते हैं कि समवयस्क शिक्षा क्या चीज़ होता है। समवयस्क शिक्षा में एक निश्चित उम्र यानी एक लिमिट होता है, निश्चित उम्र होता है, निश्चित उम्र एवं मानसिकता वाले बच्चे अध्ययन करते हैं। उसी तरह सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी है ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित है, जिसमें छात्रों के विकास की सभी पक्ष शामिल होते हैं। यानी जिसमें एजुकेशनल पार्ट और इसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलम में होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, सब इसमें शामिल होता है। आगे देखिए, डिसलेक्सिया मुख्यतः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान दिया हुआ है किस समस्या से संबंधित होता है? यानी किससे? बोलने से, बोलने एवं सुनने से, पढ़ने से, या फिर सुनने से? तो यहाँ पर स्पष्ट है, डिसलेक्सिया यहाँ पढ़ने से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया बीमारी मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से जुड़ी एक प्रमुख विकलांगता है, ठीक है, जिसका प्रभाव पढ़ने और भाषा को समझने पर पड़ता है। इस बीमारी की गंभीरता बच्चे है ना, इस बीमारी की गंभीरता प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। इसी बीमारी को 1881 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना। याद रखना है, ये इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस बीमारी को सबसे पहले 1881 ईस्वी में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना और रुडोल्फ ने 1887 ईस्वी में यानी 5-6 साल के बाद इसे डिसलेक्सिया नाम दिया। ये याद रखना है कि डिसलेक्सिया नाम देने वाला विद्वान कौन था? रुडोल्फ था, जो 1887 में इसका नाम दिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखिए, दत्त कार्य यानी असाइनमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही है? ऑप्शन देखिए, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी में है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए दत्त कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य की आवश्यकता, दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। और सी में है, दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और डी में है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, जो यही आंसर भी सही है। ठीक है, आगे इसका मतलब है कि कक्षा में दिए गए दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। बच्चों को दिया जाने वाला दत्त कार्य गृह कार्य का ही एक रूप होता है। ठीक है, यह बच्चों को अनुशासित एवं क्रियाशील रखता है। यानी घर में यानी क्या होता है कि इधर उधर कोई काम ना करके अपना जो दिया गया कार्य को पूरा करता है, जिससे वो अनुशासित एवं वो एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। साथ ही यह बच्चे का ध्यानाकर्षण करता है और उन्हें अपने कार्य के प्रति लगनशील बनाता भी है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? ऑप्शन देखिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चे को नियंत्रित करने के लिए। और बी में है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को गति देने के लिए। और सी में है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उनका अनुकरण करने के लिए। और डी में है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण
करने के लिए। और इस प्रकार से देखिए इसका आंसर यहाँ क्या होना चाहिए, यानी बी इसका सही आंसर होगा। यानी बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को गति देने के लिए पर्यावरण अध्ययन कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की जो क्लासरूम है कक्षा में सरल प्रयोग का निर्देशन किया जा सकता है। प्रयोग करने से यानी जो एक्सपेरिमेंट होगा, तो एक्सपेरिमेंट करने से बच्चे किसी विषय वस्तु को स्वयं करके सीखते हैं, यानी खुद करते हैं तब सीखते हैं, ठीक है। तथा निर्देशन में बच्चा किसी वस्तु को देखकर क्रिया अथवा भाव को प्रकट करता है, व्यक्त करता है और उसका अवलोकन भी करता है, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, कौन सा क्रियाकलाप आप नहीं करेंगे। ऑप्शन देखिए, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, और बी में है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने की सहायता करेंगे, ये भी हो सकता है, यानी उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखे, ये भी हो सकता है। डी में है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, ये गलत है, यानी यहाँ डी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षक को उनकी किसी प्रश्न या जो भी उसको समस्या का उत्तर अच्छी तरह से नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी स्व अधिगम की प्रक्रिया जो होता है, सेल्फ लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, सुचारू रूप से नहीं होगी। बच्चे है ना, शिक्षक को बच्चों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें निम्न उपाय करने चाहिए। और पहला है बच्चों को सुझाव व संकेत द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए जिससे वे नए ज्ञान का अर्जन कर सके। बच्चे को स्वयं समस्या सुलझाने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, यानी उसके सामने जो समस्या आएगा वो नहीं बोलना चाहिए कि तुम इसका समाधान खुद ढूंढो, ठीक है। बच्चों को उसकी अवधारणात्मक संकल्पना को स्पष्ट करने में सहायता करना चाहिए। और इस तरह से 12 क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, यानी कौन सी उसकी गुण है ना, लक्ष्य केंद्रित या फिर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी या फिर चयनात्मकता या उपरोक्त में से सभी। और यहाँ आंसर इसका डी होगा, ठीक है। यानी पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुणों में सृजनात्मकता है ना, लक्ष्य केंद्रित, चयनात्मकता आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। सृजनात्मकता में विद्यार्थी किसी नई वस्तु का निर्माण या सृजन करता है और समस्या का समाधान निकालता है। विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करता है और समस्या का समाधान करके उसकी प्राप्ति करता है। इसी प्रकार चयनात्मकता में विद्यार्थी विभिन्न समस्याएं, यानी उसके सामने जो भी समस्या आएगा, विभिन्न समस्याओं में से किसी एक समस्या का चयन करता है और उसका समाधान भी करता है, ठीक है।